डिलाइट आईएएस के इस उत्कृष्ट मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने कल यूपीएससी के मेंस में जो पेपर हो रहे हैं ऐसे पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोशिश की थी कि एक गंभीर विश्लेषण हम लोग कर पाएँ ताकि जो लोग 2023 में यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको वहाँ पर हेल्प हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पे यूपीएससी ने फिलॉसफी के ऐसे ही पूछे। अब यूपीएससी का जीएस 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, और साथ में हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा जहाँ पर जो बदलाव हुए हैं, क्या मार्क एनालिसिस रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोगों की कोशिश ये है ना कि क्वेश्चन के जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। देखिए, मेरा प्रयास आपको पूरे आंसर बताना नहीं है, मेरा प्रयास ये है कि आप क्वेश्चन का थीम समझ जाएं। जब आप क्वेश्चन का थीम समझ जाएंगे ना तो आपका माइंड उस तरीके से सोचने लगेगा। तो वो सब मेरा प्रयास है। हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी से 20 के 20 क्वेश्चन की थीम समझने का प्रयास करते हैं। उससे भी पहले आप ये देखिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मार्क का थोड़ा एनालिसिस देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 35 मार्क्स का पेपर पूछा गया है, थोड़ा कम है। ज्योग्राफी लगभग 100 मार्क्स का पूछ लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। सोसाइटी से 75 मार्क्स का पेपर पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर 40 मार्क्स का पूछा गया है। जल्दी से इसके अंदर भी देख लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 मार्क्स के। इधर आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और इधर देखेंगे 1 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। आपको पता होगा कि 10 मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं इनकी वर्ड लिमिट, जो शब्द सीमा है वो 150 वर्ड्स है, और इधर आप देखेंगे तो 250 वर्ड्स में लिखना है। लगभग 3 पेजेस में या 2.5 पेजेस में आपको लिखना है इसको। इधर आप देखेंगे सोसाइटी के 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं और 3 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के हैं। ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। क्यों ज़रूरी होता है मार्क एनालिसिस करना? देखिए, एक आइडिया मिल जाए आप लोगों को किस चीज़ का, कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए ना, 100 मार्क्स का है तो इंपॉर्टेंस बन गया कि नहीं? ज्योग्राफी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है ज्योग्राफी, लेकिन मेंस में देखिए 100 मार्क्स का पूछ रहा है। सोसाइटी देखिए, लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं समाज को, भारतीय समाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं सोसाइटी के पोर्शन को। देखिए 75 मार्क्स का पेपर पूछ रहा है यूपीएससी, और इधर देखेंगे तो लगभग सेम ही है। ये तो आपका प्रीलिम्स के साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वेग प्रश्न आते हैं जिनको आप कई बार नहीं, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने का हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। जल्दी से आप पेपर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मैंने फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें क्वेश्चन को मीनिंग को समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। 750 के बाद से आपका मध्यकाल का दौर शुरू होता है, पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं उसको। यहाँ से शुरू होता है ना चीज़ें। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो आपके गुर्जर प्रतिहार हैं, पाल वंश है, और एक आप देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रकूट मिलेंगे आपको। ये लोग आपस में लड़ते रहे किसके लिए? कन्नौज के लिए। ये तो हल्का सा एक बैकग्राउंड है। आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भारत में जब तुर्क आगमन हुआ ना, तुर्क आगमन के बाद भारत में एक नीति देखने को मिलती है। कौन सी वाली? मूर्ति भंजक नीति। अब ये यूपीएससी ने प्रश्न देखिए कैसे पूछा, मध्यकाल की मूर्ति कला पूछ ली है, जबकि इतना ज़्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक रहता है। ये मूर्ति भंजक की नीति पूछी है, मतलब वो लोग चाहते नहीं थे कि बाकी जो है उन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा, बर्बाद किया, वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो धर्म किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम से। तो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर थोड़े से शासक कट्टर भी थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पर इस चीज़ को, जो हिंदू मंदिर थे या मूर्तियां थी, उनको नष्ट करने का प्रयास किया। ये हम लोग चीज़ अच्छे से देखते हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है? देखिए, अब ये सब चीज़ें हमें वहाँ नहीं बतानी है। देखिए, थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं कि इन सब चीज़ों, शासकों की बात हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो मूर्तिकला का निर्माण हुआ, प्रश्न क्या है? सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं क्या ये मूर्तियाँ? आप एक चीज़, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखिए। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, खजुराहो में मंदिर बनाए ना मध्य प्रदेश में। क्या दिखता है इसमें? कामरूप दिखता है। तो क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव नहीं है? क्या ये नहीं है? आप सोच के देखिए इस चीज़ को, वही तो पूछ रहा है वो। उसके अलावा आप जनरली देखिए, जो गुज्जर प्रतिहार या पालवंश हैं, जितनी भी मूर्तियां बनी, क्या इसमें धर्म प्रभावी नहीं था? जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, हिंदू मूर्तियाँ, जैन धर्म से प्रभावित मूर्तियाँ,
बौद्ध कालीन मूर्तियां कुछ कम रही हैं, क्योंकि 12वीं सदी में भारत में बौद्ध काल का काफी हद तक पतन हो चुका था। तो क्या ये इसमें धर्म प्रभावी नहीं है? तो क्या धर्म सामाजिक सांस्कृतिक पहलू नहीं है क्या? तो वो भी वहीं से भी तो जुड़े हैं। एक चीज और देखिए, जल्दी से देखिए आप यहाँ पर, इस दौरान जो मूर्तियां बन रही थी ना, उनमें मानव आकृति को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, मानव आकृति को। तो क्या मानव आकृति भी तो सामाजिक सांस्कृतिक पार्ट से जुड़ा हुआ है? एक और देख लीजिए जल्दी से, महिलाओं को लेकर मूर्तियां बनी, महिलाओं की वेशभूषा, उनके आभूषण, है ना, उनके आभूषण, क्या ये इनको लेकर मूर्तियां बनाई गई और काफी साज सज्जा पर ध्यान दिया गया, साज सज्जा पर ध्यान। तो क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है? मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप समझिए इस चीज को, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन किसका तैयार नहीं होगा? किसी बच्चे का भी तैयार नहीं होगा ये प्रश्न, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ये थोड़ा सा हमें समझना है। मुझे लगता है जल्दी से आप इस चीज को समझ लेंगे। देखिए 20 प्रश्न है, हमें थोड़ा स्पीड से रखना होगा, वरना डिस्कशन बहुत लेंदी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या के बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? समझिए इस चीज को, जल्दी से समझिए, क्यों, कारण पूछ रहा है। पहले तो आपको ये तो पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में चुनिंदा सैनिक होते थे, उनके अपने यूरोपीय चुनिंदा सैनिक होते थे। ज्यादातर उनमें कौन शामिल होते थे? भारतीय, रोजगार देते थे वो भारतीय सैनिकों को, पहली चीज तो भारतीय से, और ऊपर से कहीं ना कहीं भारत पर शासन करते थे, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो भारतीय शासन उसमें ज्यादातर शामिल होते थे। एक चीज तो ये देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यूरोपियों की 500 की सेना है, और इधर से आप बंगाल का कोई शासक है, उसकी आप देखेंगे तो 10 लाख की सेना है, ठीक है, 5 लाख की सेना है, इस तरह का, फिर भी ये लोग जीत जा रहे थे। यूपीएससी पूछ रहा क्यों जीत रहे थे? प्रश्न समझ गए आप लोग? कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्रश्न इसको बनाया गया है। अब इसका कारण देख लीजिए जल्दी से, क्या लगता है आपको कौन से कारण रहे होंगे? देखिए सबसे पहले आप माइंड को यूज करिए उसी डायरेक्शन में। देखिए नेतृत्व तो बेहतर था कि नहीं उनके पास? भारत के पास भी था, लेकिन क्यों नहीं था मैं बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले आप देखिए कि उनके जो आर्मी पर्सनल थे, बहुत ज्यादा उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बनी हुई थी, बहुत ज्यादा देश के लिए लगाव बहुत ज्यादा था। भारत में वो कमजोर दिखता है, आप देखेंगे शासक, मैं आपको बताऊंगा कैसे। भारत में नेतृत्व की कमी नहीं थी उस समय पर। कौन कौन से थे आप देखिए ना, बंगाल के शासक काफी अच्छा नेतृत्व कर रहे थे। हमारा एक नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व था उस टाइम पे, मुगल जो बहादुर शाह जफर, वो काफी कमजोर थे उस समय पे, आप देखेंगे तो। लेकिन बंगाल में अच्छे शासक थे। इधर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैसूर अली जो है, हैदर अली जो है, मैसूर में हैदर अली जो है, और टीपू सुल्तान। तो क्या टीपू सुल्तान एक अच्छा शासक नहीं था? नेतृत्व तो यहाँ पर भी था। इधर आप देख लीजिए महाराजा रंजीत सिंह थे ऊपर पंजाब की तरफ। तो क्या ये नेतृत्व बेहतर नहीं था? लेकिन कमी कहाँ पे थी? इसलिए कमी थी क्योंकि ये सिर्फ अपना अपना सोच रहे थे। इनके अंदर एक कहीं ना कहीं पर संगठन की भावना नहीं थी। ये बोला भी जाता है ना कि कहीं ना कहीं पर यूपीएससी ने 2017 में भी प्रश्न पूछा था कि ये शासक अगर साथ में एकजुट हो जाते ना, तो भारत पर 200 साल तक अंग्रेज शासन ना कर पाते। तो सबसे पहले हम प्रश्न पे आते हैं कि एक तो उनका नेतृत्व बहुत बेहतर था, है ना। दूसरा, आपको क्या लगता है क्या चीजें वहां पर रही होंगी? राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा प्रखर थी। तीसरा, संसाधन बहुत बेहतर थे। भारतीयों के पास संसाधनों की कमी तो थी ना कहीं पर प्रशिक्षण, जो यूरोपीय सैन्य पर आधारित, यूरोपीय पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण था सेना पर उनका। जो यूरोप की सेना थी, ब्रिटिश की जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्या उसको प्रशिक्षण बेहतर वाला नहीं था? उनके पास हथियार बेहतर नहीं थे? बेहतर हथियार थे ना। हम अभी भी तीर कमान से और इन सब से लड़ रहे थे, लेकिन वो लोग किससे लड़ रहे थे? मशीन गन से, इन सब चीजों से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर इस डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको तुरंत आंसर निकल आएगा। तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आपके साथ एग्जामिनेशन में आपका माइंड किस तरह का वर्क करता है ये जानना चाह रहा है। जल्दी से देखते तीसरा प्रश्न क्या है। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? अब इसको भी सोच लीजिए प्रश्न को क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए 18वीं शताब्दी का मध्य कौन सा है। कौन सा होता है 18वीं शताब्दी का मध्य? 1750 ईस्वी, ठीक है। अब इसी दौरान में आप देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आना शुरू होती है। तो अब एक प्रैक्टिकल चीज सोचिए। सबसे पहली एक चीज मुझे बताइए, कोई विदेशी शासक है, विदेशी शासक जो है, विदेशी शासन मान लीजिए, विदेशी शासन को क्या भारत के लोगों से कुछ फर्क पड़ता है क्या?
कोई फर्क पड़ता है? उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको लगता है जिए मरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो यहाँ को क्या करना है, लूटना है भारत को। संसाधनों की दृष्टिकोण से भारत को पंगु बना देना है, भारत के सारे संसाधन लूट कर ले जाने हैं ब्रिटेन में। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या फर्क पड़ता है खाद्य सुरक्षा को लेकर? उस सुरक्षा को लेकर पड़ता है क्या कि यहाँ के लोग भूखे हैं या काल से उनको फर्क पड़ रहा है? क्यों बारंबारता क्यों बढ़ गई है कालों की? एक तो विदेशी शासन आ गया, आप सोचिए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा जमीन को हथियाने लगे ये लोग अपने फायदे के लिए, है ना। जनजातियों से आप उस समय देखेंगे ना, किसान विद्रोह देखने को मिलते हैं, उसी समय को आप देखेंगे तो जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है? क्योंकि उनकी जो कहीं ना कहीं पर जो जमीन थी वो ले ली गई उनसे, और उन पर क्या करने लगे ये लोग, वाणिज्यिक खेती, कमर्शियल फार्मिंग। तो ऐसी स्थिति में जब वाणिज्यिक खेती, कभी भी आप इसको लिंक करना याद रखिए, जब वाणिज्यिक कमर्शियल फसलों की खेती ज्यादा होगी ना, तो खाद्य फसलों की कमी हो जाएगी, और खाद्य फसलों की कमी सीधा किससे जुड़ी होती है? अकाल से। तो इस माइंड से, इस डायरेक्शन से अगर आप चीजें सोचने का प्रयास करेंगे ना, तब आपको दिखेगा किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को कमर्शियल धीरे धीरे करके फसलों को, खाद्य उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर आप सोचिए ब्रिटिश भारत में अकाल नीति कब विकसित हुई? एक बेहतर अकाल नीति। बातें तो बहुत करते रहे लोग, समय समय पर अकाल आयोग गठित करते रहे, लेकिन क्या कोई बेहतर अकाल नीति गठित कर पाए क्या ये लोग? क्यों करेंगे? इनको फर्क ही क्या पड़ता है? इग्नोर करते रहे। 10 लाख लोग मर गए बंगाल में अकाल पड़ने से, कोई फर्क नहीं पड़ा अंग्रेजों को। तो ये सब चीजें हैं। एक नेतृत्व एक होता है जो स्थानीय शासक होता है, स्थानीय शासक। देखो भारत में शासन तो पहले भी विदेशी स्तर पर हुआ है ना, मुगलों ने किया, लेकिन मुगल आके भारत में बसे, उनको यहाँ से लूट कर लेके जाना नहीं था चीजें, यही तुर्कों ने भी किया। तो भारत में ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर आकर वो बस रहे थे, तो यहाँ के लोगों का सोच रहे थे, बट अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं पर अकालों की स्थिति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे भयावह होती चली गई। चौथा प्रश्न देखिए, अब ज्योग्राफी के प्रश्न जल्दी से देख लीजिए। प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण होता है ना, उसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें। सबसे पहले ज्योग्राफी के फैक्चुअल प्रश्न है, आप थोड़ा देखते भी रहेंगे, मैं जल्दी से आपको आइडिया दे देता हूं। आग्नेय चट्टान, ये है प्राथमिक चट्टान, है ना। आग्नेय चट्टान, फिर उन्होंने क्या पूछा है कि उसकी विशेषताएं आप बता दीजिए, कौन कौन सी विशेषताएं आपको दिखेंगी उसमें। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्म रहित होती हैं ये चट्टानें, आप जानते होंगे इसके बारे में ना। फिर ये चट्टानें सिलिकेट खनिज से बनी होती हैं। ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या है? इसमें संसाधन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं संसाधन, लोहा, तांबा, ये सब चीजें पाई जाती है इसके अंदर। तो आप सोचिए, ये तो आपने क्या बता दी, विशेषताएं बता दी। अब वो पूछ रहा है कि चट्टानों का प्रकार बता दीजिए भाई, आग्नेय जो चट्टानें हैं ये किस तरह के, इसके टाइप भी थोड़े बता दीजिए। ये थोड़ा ज्यादा डीप में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पर, टाइप्स वाला। क्योंकि देखिए, अगर जनरली चट्टानों के प्रकार पूछ ले तो आप बता देंगे कि आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है, बट वो सब प्राथमिक चट्टानें नहीं है। प्राथमिक चट्टानों में आपको आग्नेय चट्टान दिखती है, तो आपको यहाँ पर टाइप बताने पड़ेंगे कि एक आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिसमें आप लेकोलिथ, बेकोलिथ ये सब चीजें पढ़ते होंगे, देख लीजिएगा ज्योग्राफी की बुक में, ठीक है। दूसरा होता है बाह्य जो है आग्नेय चट्टानें। तो ये कौन सी चट्टानें होती हैं? ये चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी से बनती हैं। जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है, इनको आप बेसाल्ट चट्टानें भी बोल सकते हैं, बेसाल्ट चट्टानें। तो ये जल्दी से आपने, ये कुछ नहीं है इस प्रश्न में, आपको जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है उसको ध्यान से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्न को, ये तो देखिए फैक्चुअल प्रश्न है, अब मैं इसकी आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि इस तरह के प्रश्नों को हैंडल कैसे करना है और इसके नोट्स कैसे बनाते हैं। जल्दी से पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रंग क्यों दिए जाते हैं। आईएमडी रंग देता है, साइक्लोन के जो प्रभावी क्षेत्र होते हैं ना, चक्रवात प्रभावी, उसमें रंग देता है वो। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए ग्रीन रंग है, इसका मतलब पता है क्या है? ग्रीन कोड दे रखा, कलर दे रखा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल या ऑल इज क्लियर, सब कुछ बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता लगना चाहिए कि हाँ कोई दिक्कत है नहीं। चेक करेंगे तो आपको, कोई जो भी चेक करेगा उसको लगेगा ग्रीन सिग्नल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर कहीं जा रहे हैं हम आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए येलो है, तो उसके बाद क्या है? 4 तरीके शायद मुझे लगता है कलर देते हैं इसमें। आप सोचिए, इसका मतलब होता है बी अवेयर, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, चीजें खराब हो सकती हैं, थोड़ा अवेयर रहिए।
इसका मतलब ये हो जाता है। फिर ऑरेंज आ जाता है एक, ऑरेंज में क्या बोलता है, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि दिक्कत हो सकती है। अगर साइक्लोन चक्रवात आता है तो कहीं ना कहीं पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सी अपनी तरफ से तैयारी कर दीजिए, ये हिंट होता है। रेड का मतलब होता है कि अब तुरंत एक्शन लीजिए। अब आप एक मुझे बात बताइए, यूपीएससी ने पूछा इसका मतलब क्या है, क्यों दे रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, हम चाहते हैं कि थोड़ा वार्निंग एक बेहतर तरीके से दिया जा सके, ताकि एक मान लीजिए बहुत कम शिक्षित व्यक्ति है, उसको भी कलर से एक आइडिया मिल जाए कि ठीक है कलर ये वाला हो रखा है, तो इससे हमें पता चल जाए कि हमें कितने लेवल पर तैयार करना होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से होते हैं? मछुआरे, और मछुआरे ज्यादा शिक्षित नहीं होते, अशिक्षित होते हैं ज्यादातर, अधिकतर। तो अशिक्षित व्यक्तियों को भी पता चल जाए रंग से कि कितना बेहतर, किस तरह से हमें तैयारी रखनी है चक्रवात को लेकर। ये समझ रहे हैं क्या? इसके लिए कुछ नॉलेज की जरूरत है क्या? ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपसे यूपीएससी पूछ रहा है प्रश्न में। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं 150 वर्ड्स में ये सब चीजें। जल्दी से आगे देखते हैं। दक्कन ट्रैप को लेकर प्रश्न पूछा है, प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। अब एक बात बताइए, दक्कन ट्रैप तो जानते ही हैं आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये शुरू कहां से होता है? नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण से शुरू होता है ये। अब इसमें रिसोर्सेज की बात कर ली। अब आप एक बताइए, भारत का सबसे ज्यादा, आप सोचिए इसमें काफी ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं। कौन से संसाधन है? कोयला मिलता है इसमें, कोयला मिलता है कि नहीं? लो एसक मिलता है, मिलता है। आप बोलेंगे सर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्रोमाइट मिलता है। आप एक चीज देखिए यहाँ पर कर्नाटक में 2011 में एक चट्टान खोजी गई, 2011 में ये दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा था, उसमें यूरेनियम मिला है। और भारत में सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस मिलती है, जम्मू कश्मीर में मिलता है, ये थोड़ा बहुत अरुणाचल में मिलता है, और यहाँ पर कर्नाटक में मिला। तो अब इतने अगर संसाधन मिल रहे हैं तो यही तो पूछ रहा है वो, संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा रिसोर्सेज, फसलें बता सकते हैं क्या? काली मिट्टी। ठीक है, दक्कन ट्रैप में क्या है? ज्वालामुखी आप देखेंगे ना, इसका उससे लावा जो निकला है उससे इसका निर्माण हुआ है, इसको रेगुर भी बोलते हैं। और इस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल किस चीज की होती है? कपास, गन्ना, है ना, समझेंगे, तंबाकू। ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे देश इन सब का उत्पादन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये प्राकृतिक संसाधन संभावना है। थोड़ा बहुत आप इसको जोड़ सकते हैं पवन ऊर्जा से भी। तो इंपॉर्टेंस पूछी गई है दक्कन ट्रैप की, आप ये रिसोर्सेज बताएंगे, फिर उसके साथ में ये एक्स्ट्रा थोड़ा ये भी बता देंगे, ताकि यूपीएससी को लगे बच्चे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफी होलिस्टिक है, काफी ज्यादा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहा है। जल्दी से ये देखिए, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए, उसके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। सीमित क्षेत्रीय विस्तार, सबसे पहले प्रश्न को तोड़ना है, आप सीखिए इस चीज को। पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण बताना है। कौन से, आप बताइए कौन कौन से राज्य हैं जिसमें पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये तीनों स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा राजस्थान का क्षेत्र भी आ जाता है। अब ये है, इसमें पवन ऊर्जा की संभावना है, अपार संभावना है। चाहते हैं पवन चक्कियां लगती हैं, आपको पता होगा किस तरह से हम पवन चक्कियों के थ्रू कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, एक समय था भारत में सौर ऊर्जा से ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता था, है ना, पवन ऊर्जा। और ये पवन ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है? नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम फोकस करेंगे ना इस पे फोकस करेंगे कि नहीं? तो अभी तो हालांकि सौर ऊर्जा ज्यादा संभावनाएं होने लगी हैं, सौर ऊर्जा हम ज्यादा उत्पादन करने लगे हैं, लेकिन पवन ऊर्जा का अभी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। पवन का मतलब क्या है? हवा से हमें एनर्जी को क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जहां पर हवा का जो प्रभाव या दबाव ज्यादा होगा, या वेग ज्यादा होगा, वायु का वेग ज्यादा होगा, वहां पर वो चक्कियां चल पाएंगी और वहीं पर वो ऊर्जा का उत्पादन कर पाएंगी, जनरेटर चलेंगे, वो सब चीजें। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए, एक तो ये बताएंगे आप उसकी संभावना, थोड़े से आंकड़े भी दे देंगे कि कितना ज्यादा अभी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, ये आप लोग चेक करके लिख लेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये देखिए कि सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण क्या है, क्या कारण है? सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या प्राकृतिक चीज नहीं है क्या, हवा? तो वहीं पर जहां पर पवन का वेग ज्यादा होगा, और आपको पता है 30 से 60 डिग्री के बीच में ज्यादा हवा तेजी से चलती है ना, ज्योग्राफिकल ये कंडीशन है। तो हमें देखना होगा, एक तो प्राकृतिक, तो यही सबसे बड़ी सीमितता तो यही हो गई इसकी, कि आप जहां पर हवा नहीं है वहां पर आप इसको उत्पादित नहीं कर सकते, तो आपको एक लिमिटेड एरिया में ही इसका करना पड़ेगा जहां हवा ज्यादा है। उसके बाद जो इसमें लगने वाले जो काल पुर्जे हैं,
काल पुर्जे हैं वो काफ़ी खर्चीले हैं, है ना, हर जगह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए नहीं। तो ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे ना, इस डायरेक्शन में अगर आप सोचेंगे तो आपको पॉइंट्स निकलने लगेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। मैंने पेपर को अभी अच्छे से देखा भी नहीं है, सीधा आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। अब थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया, देखिए करंट अफेयर का प्रश्न कैसे पूछा है। पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन करें, दोनों चीजें अलग हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है ये। अब इसको क्या, इसके लिए कोई अलग से नॉलेज चाहिए क्या, कैसे सोचोगे इसको। वर्क फ्रॉम होम कब से बढ़ा है ये, सबसे पहले तो एक दो लाइन में बता देंगे कि जब से कोविड का दौर आया है, कोविड का दौर आया भारत में तो तब से बढ़ा है। फॉरेन कंट्रीज में तो पहले भी थी ये चीज़ें, भारत में इतना ट्रेंड नहीं था। ये 2019 के बाद से चीज़ें भारत में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छी बात तो शुरुआत ऐसे करें, फिर उसके बाद में अब सीधा क्वेश्चन पे प्लंज करें। जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पारिवारिक संबंधों पर, ठीक है, पारिवारिक संबंधों पर क्या असर है, इसका क्या असर है। सबसे पहले आप देखिए कि मान लीजिए कोई कपल है, कपल ए एंड बी। अब ए जाते, मान लीजिए ये हस्बैंड हैं, ये जाते थे काम पर, ये काम पर जाते थे, तो दोबारा इनसे मिलना कब, मान लीजिए ये हाउसवाइफ है, ये हाउसवाइफ है, अब काम पर जाते थे तो इनका दोबारा मिलना कितना, लगभग 12 घंटे के गैप पे ये लोग दोबारा फिर से मिलते थे। अब ये लोग 24 घंटे साथ हैं, 24 आवर्स साथ हैं, घर पर हैं। तो पॉसिबिलिटी बन जाती है किस चीज़ की, कि कहीं ना कहीं पर घरेलू कलह जो है वो बढ़ने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों पर जो है आपस में इरिटेशन होने लगती है और एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं लोग। दूसरा समझिए, घरेलू हिंसा, जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है ना, इसको ज़्यादा फोकस में रखकर पूछा है। घरेलू हिंसा पर प्रभाव देखिए ना आप किस तरह से। एक तो अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा, चलिए फिलहाल पहले नेगेटिव देख लीजिए। इसमें घरेलू हिंसा जो है वो बहुत बड़ी है। आप सोचिए कि एनसीआरबी का डाटा है कि 90% इजाफा हो गया है इसमें कोविड-19 के दौर में। तो लोग मतलब घर रहे हैं, कपल रहे हैं, आपस में कलह चलता रहा है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हुई है और लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आप ये समझिए कि इसके लिए कुछ अलग से नॉलेज चाहिए क्या आपको। थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे, एक दो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखेंगे। कैसे पॉजिटिव क्या है, जरूरी नहीं है ना लड़ाई ही हुई हो, कुछ लोगों ने इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी तो सीखी। वर्क फ्रॉम होम के आपने घर पे रहे, आपने घर पे काम किया, आपको समय लगा, अपने परिवार के साथ आप ज्यादा समय दे रहे हैं, माता पिता की सेवा में। थोड़ा सा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछना नकारात्मक ज्यादा पूछा है उसने, कि क्या प्रभाव पड़ा है इस चीज का, छानबीन करिए क्या असर पड़ा है। तो थोड़ा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखा देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से नेगेटिव चीजें ही हुई हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं। हम समय दे पाए हैं, अपने परिवार को समय दे पाए हैं, कुछ स्किल्स सीख पाए हैं लोग घर पे, लोग फिजिकल ज्यादा चीजें ध्यान देने लगे हैं कि भैया शारीरिक तौर पर योग करें, साधना करें, ये सब चीजों पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे। तो ये थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं पर वर्क फ्रॉम होम से आप लोग निकाल सकते हो, इसके लिए कोई अलग तैयारी की जरूरत नहीं है। अब आगे से देखिए, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। एक तो सबसे पहले देखिए उपभोक्ता संस्कृति की बात कर रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में बताना है, ठीक है। नव मध्य वर्ग है, और तीसरी चीज है टायर 2। सबसे पहले तो टायर 2 कंट्रीज कौन सी, सिटीज कौन सी आपको समझना होगा। भारत में टायर 1 ज्यादातर सिटीज कौन सी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज ज्यादातर हैं इसमें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब सिटीज इसमें ज्यादा आ जाती हैं। टायर 2 सिटीज कौन सी हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 8 शहर है टायर 1 में, और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 104 शहर आते हैं टायर 2 में। और इसमें कौन कौन से शहर हैं, जैसे नोएडा, जैसे गुरुग्राम भी बोलते हैं उसको, अभी नया नाम है उसका, गुरुग्राम है, कोची, कोयम्बटूर, पटना, राजकोट गुजरात का। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस पता क्या होता है, ये पूरी तरह से विकसित शहरों की तरफ गिने जाते हैं। इनका जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है, रहने का स्तर, जीवन का स्तर, एजुकेशन बहुत अच्छी है, ऊपर से इनका पर्यावरण का स्तर काफ़ी बेहतर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, सबसे बड़ा पॉइंट है अवसंरचना सबसे बेहतर होती है इन सिटीज़ में कंपैरेटिवली, इनके ज़्यादा। ऐसा नहीं कि देश में ही सबसे विश्व में सबसे बेहतर है, नहीं, इन शहरों के मुकाबले इनमें ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए टायर 1 सिटीज़ बोला जाता है। अच्छा, इनका क्या है, अब देखिए आपको क्या लगता है कि ये इनमें क्या बेहतर है, कुछ हद तक अवसंरचना बेहतर है टायर 3 से। टायर 3 जो हैं, जो अभी विकासशील हैं,
ठीक है। टायर 3 जो रिमेनिंग है ना वो सब इसमें आ जाएंगे, इनके अलावा 104 और 8 के अलावा जो बच गए वो बाकी इसमें आ जाएंगे, छोटे छोटे शहर सब इसमें आते हैं। अब इधर देखिए, ये अवसंरचना के क्षेत्र में ये इससे तो बेहतर है ना, बेहतर है। और दूसरा आप सोचिए पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये लोग अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए ना नोएडा और गुड़गांव किस तरह से आप लोग विकास कर रहे हैं, किस तरह से तेजी से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो पूछ रहा है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम वर्ग के उभार से टायर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। अब देखिए ये जो शहर है ना नोएडा, गुड़गांव और कोयम्बटूर, पटना, इन सब की जो हम लोगों ने बात की टायर 2 सिटीज में, इसमें एक नव मध्य वर्ग उभर रहा है। पता है कौन सा मध्य वर्ग? देखिए एक मध्य वर्ग वो है जो भारत में पहले पाया जाता था, देखिए आज भी है वो। एक तो बहुत अमीर लोग हैं, है ना, एक है बिल्कुल मिडिल, जिनको हम बोलते हैं कि भारत में 80 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और एक बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज उनको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहां से ना थोड़ा सा अपर उठ रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा नव मध्यम वर्ग का एक निर्माण हो रहा है जो इन सिटीज में हो रहा है, इन सिटीज में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अवसंरचना यहाँ पर बेहतर हो रही है और यहाँ पर विकल्प जीवन के ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से उबर, ओला, जोमेटो, ये सब चीजें कंपनियां कहाँ ज्यादातर इन्हीं शहरों में वर्क कर रही है ना। हालांकि अब तो छोटे छोटे शहरों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव कहाँ दिखता है? यहीं दिखता है ना। तो ये किससे जुड़े हैं? उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति से तो ये विकास देखने को मिल रहा है आपको। धीरे धीरे भारत में उपभोक्तावाद बढ़ता चला जा रहा है और ये आज से नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के दौर से ये चीजें हम लोग देखने को मिलती हैं। ये इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये प्रश्न भी बहुत सारे बच्चों का तैयार नहीं होगा, एकदम से यूपीएससी ने कहीं ना कहीं पर गुगली फेंकी है। अब आगे देखिए आप, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंदर उन्हें एकल श्रेणी में माना जा सकता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जनजातीय समुदाय, एक आप मानिए, देखिए भारत में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जनजातियां हैं, आप समझेंगे। पूर्व भारत में आप देखें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का ये क्षेत्र, यहाँ पर आपको जनजातियां मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगी। फिर अरुणाचल का ऊपर का क्षेत्र, आप जो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर सिक्किम के क्षेत्र को देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग क्षेत्र, यहाँ उत्तराखंड के क्षेत्र में आप लोगों को देखने मिलेंगी। तो ये जो चीजें चल रही हैं ऐसी स्थिति में, तो आपका मतलब जनजातियां तो हर जगह बिखरी हुई हैं भारत में, हर जगह, हर देश में। फिर अंडमान निकोबार में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रलीज और ये सब चीजें, निकोबारीज और ये। तो अब प्रश्न ये है कि इनकी विविधताएं तो हैं इनमें, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग मौजूदगी, आप इनका मैप बनाकर भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें एकता क्या है, एकल चीज क्या है? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखिए एक तो इनका जीवन जो है वनों पर आधारित है, ये तो सब में कॉमन है कि नहीं? वनों पर आधारित है ना इनका जीवन, ये तो कॉमन है, इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वन संसाधनों पर निर्भर है, वन संसाधनों पर निर्भर है। ये सेम ही हो गए दोनों पॉइंट लगभग, आप समझिए इसको। तीसरा पॉइंट देखिए आप कि इनके जो परंपराएं हैं, परंपराएं और रीति रिवाज है, लगभग समान दिखते हैं कि नहीं आपको? आज भी ये लोग कपड़ों से ज्यादा वाकिफ नहीं है, आज भी ये जो है मुख्य वर्ग से, जो है ना मुख्य समाज से ये जुड़ नहीं पाए, आज भी ये कटे फटे रहते हैं। अब देखिए, और इनकी परंपराएं और रीति रिवाजों में महिला को प्राथमिकता है कि नहीं, महिला प्रधान है कि नहीं? ये हर जगह दिखेगा ना आपको, हर जगह दिखेगा, जहां पे जो मर्जी जनजाति आप उठा लीजिए आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये एकता है कि नहीं है, एकल चीजें हैं कि नहीं? चौथा पॉइंट आप जो मैंने अभी आपको बताया, आप लिख सकते हैं कि ये कोई भी जनजाति कहीं पर भी है, मुख्यतः वो मुख्य वर्ग से जुड़ाव नहीं रखती है, मुख्य समाज से अभी भी दूर है वो। और वन उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, उसके लिए वो मर मिटेंगे। उनको कहीं ना कहीं पर वो चाहते भी नहीं है मुख्य समाज में जुड़ना। टेक्नोलॉजी जो है, आज भी तकनीक पे ये लोग अच्छे से जुड़ नहीं पाए हैं। जब समाज से ही नहीं जुड़ रहे तो तकनीक से क्या जुड़ेंगे? ये सब इनको एकल रूप बनाती है कि नहीं बनाती हैं? आप बताइए मुझे कुछ। मैंने आप लोगों के सामने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, बस ऐसे ही सोचना है। जल्दी से अगला प्रश्न देखेंगे। राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विचार करें। देखिए भारत में 1956 में राज्य प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग आया, ठीक है ना, कानून पारित किया गया। ऐसी स्थिति में ये क्या प्रशासनिक पुनर्गठन सिर्फ देश की आजादी के बाद से चल रहा है? पहले से ही तो चल रहा था, नहीं चल रहा था क्या? आप सोचिए कब की बात कर रहा है ये, 1850, 19वीं शताब्दी का मध्य 1850, ये सबसे तब से चल रहे थे। कौन से? असम देख लीजिए आप, असम में वहां पर प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी, उतनी तरह से जुड़ाव नहीं रख पाए थे। इवन पंजाब का सूबा
प्रॉपर आप यहाँ देख लेंगे। फिर उसके बाद में आप मणिपुर का सिस्टम देख लेंगे, वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे आप दक्षिण भारत का उठा के देख लीजिए, वहां पर भी प्रशासनिक पुनर्गठन चल ही रहा था। हाँ, तीव्रता इसमें आई क्योंकि आप देखिए, एक चीज मुझे बताइए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब 4 कैटेगरी में बांटा हुआ था ना राज्य। ए कैटेगरी में कौन से हैं, बी में कौन से हैं, सी में, डी में कौन से, तभी तो इनको जाके बाद में हम लोगों ने कैटेगरी वाइज से हटाया था, है ना। आज भी सबसे लेटेस्ट आप देखिए 2014 में किसका पुनर्गठन हुआ, तेलंगाना का। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आखिर पुनर्गठन क्यों किया जाता है, किसी भी स्टेट का या किसी क्षेत्र का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उनकी जो अपेक्षाएं होती है ना, सामाजिक सांस्कृतिक अपेक्षाएं, वो ज़्यादा जरूरी होती हैं, उनको पूर्ति करना जरूरी होता है। देखिए किसी भी, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि उड़ीसा और जैसे छत्तीसगढ़ मान लीजिए, ये जो स्टेट बने ना, इनका जो गठन हुआ था तो ये इस तरह से हुआ था कि आर्थिक तौर पर हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इनकी डिमांड थी बड़ी कि हमें आर्थिक तौर पर ज़्यादा विकसित होना है, इसलिए इनको बना दिया गया। तेलंगाना में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। क्षेत्रवाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे मान लो जातिगत विविधता जो है, सांस्कृतिक विविधता जो है, ऐसे आधार पर भी ये डिमांड क्रिएट होती है कि हमारा अलग करें हमें, ताकि हम अपना अच्छे तौर पर विकसित कर पाए। इवन हरियाणा देखिए आप, पंजाब से अलग हुआ क्यों, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य था वो, हिंदी भाषी राज्य, तो उन्होंने लगा कि नहीं, हमें अलग से अपने आप को अलग स्टेट बनाना है ताकि हम अपने आप को विकसित कर सकें, हमारी एक अलग संस्कृति है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का प्रशासनिक पुनर्गठन होता है और ये लगातार चलता रहा। कहीं ना कहीं पर देश की आज़ादी के बाद में इसमें व्यापक पैमाने पर बदलाव देखने को मिलते हैं। आप सोचिए सबसे बड़ा योगदान किनका रहा इसमें, सरदार पटेल। इन्होंने कितनी ही रियासतों का गठन आपस में भारत में जोड़ा, उनका पुनर्गठन करवाने में इन्होंने मदद की। तो भारत का लौह स्तंभ बोला जाता है इनको, आयरन मैन, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं पे प्रश्न में उत्तर में इनका एक लाइन में इनका जिक्र कर देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। सबसे पहले दोनों को जल्दी से लिख लेंगे आप कि गुप्त काल और जो है चोल काल है, इन दोनों का अलग से जताएंगे। अच्छा, अब पता है क्या पूछ रहा है वो, भारतीय परंपरा और संस्कृति में। तो सिर्फ अब ये नहीं है कि किसी एक चीज पर अपने आप को लिमिट कर लेना कि सिर्फ इनकी क्या बता दो, इनका स्थापत्य बता दो सिर्फ, मान लीजिए, तो हो गया काम। ऐसा नहीं है, दोनों का स्थापत्य भी बताएंगे आप। कहां पर देखिए, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था, ऊंचे प्रखर पर मंदिर बनना शुरू हो गए थे, पता है ना आपको। देवगढ़ का दशावतार मंदिर एग्जांपल देंगे गुप्त काल में, बहुत बेहतरीन मंदिर है। सांची का मंदिर भी है, गुप्त काल में देखने को मिलता है। बताएंगे चीजें कि स्थापत्य में किस तरह से बदलाव आया। एक स्तूप भी बने थे इस टाइम पे, ठीक है। चोल काल का स्थापत्य मंदिर बताएंगे किस तरह से वहां पर चोल काल में जो द्रविड़ आपका जो है आपकी स्थापत्य है, उसमें ज्यादा बढ़ावा देखने को मिलता है, द्रविड़ कालीन मंदिर, ठीक है। नागर शैली, बेशर शैली, पता है ना आपको किस तरह से। तो वो सब चीजें यहाँ पर आप उल्लेख करेंगे। फिर क्या सिर्फ स्थापत्य बताएंगे, नहीं, फिर मूर्ति कला बताएंगे कि किस तरह से कला में यहाँ पर बदलाव हो रहा था। फिर आप बताएंगे साहित्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखिए गुप्त काल में क्या देखने को मिलता है, कालिदास सबसे महत्वपूर्ण, वरामिहिर, ठीक है, विशाख दत्त, ये सब क्या हैं, ये सब बड़े बड़े साहित्यकार थे जो गुप्त काल में। इसीलिए तो बोला जाता है कि गुप्त काल का जो दौर है वो कला के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग बोला जाता है इसको, स्वर्ण युग। यहीं से आप शुरुआत करें आंसर लिखने की, स्वर्ण युग बोला जाता है उसको, गोल्डन पीरियड। तो ऐसी स्थिति में इनका और इनका कंपैरिजन कर देंगे तो क्या मार्क्स काट पाएगा क्या यूपीएससी का एग्जामिनर आपका, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लिख देंगे। मेरा प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक एंगल पे नहीं चले जाना है, स्थापत्य पे, मूर्तिकला, साहित्य, कुछ और भी एंगल आप बता पाए तो जरूर बताएं। समाज को लेके कुछ चीजें हैं तो कुछ कला को बेहतरी के लिए काम किया गया तो वो भी सब आप यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। अगले जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। ये तो शुरू से ही देखने को मिला है ना हमें। वृषभ कहाँ देखने को मिला है, सिंधु काल में देखने को मिला है, सिंधु सभ्यता में, है ना, लगातार देखने को मिलता है कि नहीं। फिर आप ये देख लीजिए सिंह कहाँ देखने को मिला है, अशोक के स्तंभ पर, ठीक है, अशोक स्तंभों पर। और ये जो चिन्ह हमने भारत में अपनाया हुआ है प्रतीक भारत का, उसमें नहीं देखने को मिलता क्या आपको, दिख मिलता है। तो फिर इंपॉर्टेंस तो है ही ना, किस तरह से शुरुआत से ही पशुओं को महत्वता दी गई है, पशुओं से कहां पर आप सोचिए, मुहरे जो होती थी वहां पर क्या होता था, यही सब बना दिए जाते थे। सिंह की मूर्ति बना दी मान लीजिए, ठीक है, पशुपति की मूर्ति बना दी, वृषभ की मूर्ति बना दी,
ये सब मोहरों पे बन रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी मोहरें ऐसी मिली भी हैं जिन पर इनकी आकृतियां हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा स्तंभ बना दिए, वहां पर सिंह बना दिया, तो ये इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका महत्व आपको रेखांकित करना है, बस प्रश्न को समझना है, फिर उसका महत्व बताना है कि भारतीय मिथक में क्या है, कला में कहां पर देखने को मिलता है, और वास्तुकला में आपको कहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसको बहुत अच्छे से आप लोग स्पष्ट कर देंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? शक्तियां का मतलब ये नहीं है, इसको बल होगा वर्ड, इसका हिंदी में शक्तियां लिख दिया गया है, तो परेशान मत होइएगा। मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन करें। अब इस चीज को यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है मेंस में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। सबसे पहले फोर्स कौन से हैं जो धाराओं को, धाराएं तो आपको पता होंगी ना कि महासागर पर एक बड़े स्तर पर धाराओं का प्रवाह होता है, और इनका ना महत्वता बहुत होती है। इनकी महत्वता क्यों होती है? क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में धाराएं चल रही हैं उस डायरेक्शन में अगर मान लीजिए बोट जा रही है तो उसको हेल्प मिलती है। बहुत सारी और भी इसके बेनिफिट होते हैं। कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि जो जल धाराएं होती हैं वो नीचे से, जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर संसाधनों को ऊपर लेके आते हैं। तो मत्स्यन के लिए वो बहुत ज्यादा पलवक जो है वो ऊपर लेके आती हैं, और वह पलवक किसके लिए जरूरी होता है? मछलियों के लिए, मछलियों के लिए जरूरी होता है। काफी इंपॉर्टेंट है जल धाराओं को लेके। बल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप भी बताइए। वायु वेग इंपॉर्टेंट बल है जो धाराओं को प्रभावित करता होगा कि नहीं करता होगा। दूसरा आप सोचिए और कौन सा है? वायु दाब, ठीक है, ये वायु का प्रवाह बोलेंगे आप। वेग जो अलग चीज होती है, दाब अलग होता है, एयर प्रेशर अलग होता है, एक तापमान। क्या ये बल प्रभावित नहीं कर रहे? क्या कुछ अलग से बताना है? क्या बताना है? यही सब तो बताना है, ये पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी में अच्छे से। फिर मत्स्य उद्योग में मैंने बताया ना किस तरह से जलधाराओं का प्रभाव है, किस तरह से वो पलवकों को ऊपर लेके आती हैं, और मछलियों के लिए वो कहीं ना कहीं पर खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न मछलियों के लिए वो खाद्य प्रोवाइड करते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वहां पर मत्स्य उद्योग बहुत बेहतर तरीके से प्रज्वलित होता है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे यूपीएससी के कई प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछे गए और बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। डरना नहीं है पेपर को देख के। हो सकता है कुछ बच्चों को चीजें अभी समझ में ना आए, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करने की कोशिश की है, बस उसी डायरेक्शन में आपको सोचना सीखना है। थिंकिंग माइंड लेवल को उस डायरेक्शन पर ले जाना है कि सोचना कैसे है। बस यूपीएससी का पेपर सिर्फ सोचने की प्रक्रिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। 15वां प्रश्न देखिए। रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करिए। कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। आप सोचिए, सबसे पहले थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए आपको कि जो साउथ ईस्टर्न स्टेट है, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है ना, एशियाई देश, इसमें ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है ना। कौन कौन से देश ऐसे हैं? भारत में भी होता है, वैसे भारत में भी होता है, बांग्लादेश आप देखेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे आप, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका में भी। ये सब देश ऐसे हैं जहां पर रबड़ उत्पादन का वर्णन, रबड़ उत्पादित किया जाता है। अब रबड़ उत्पादन की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। जल बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है यहाँ पर। अब वो पूछ क्या रहा है पता है? इन देशों द्वारा की जाने वाली पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें आप। कौन से पर्यावरणीय मुद्दे? आप जनरली सोचिए, एक प्रैक्टिकल चीज का आंसर दीजिए मुझे। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं देशों पर बताया जा रहा है ना, कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा क्लाइमेट चेंज से। ये बात तो बोली गई है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अगर प्रभावित होगा तो इसका मतलब जल की कमी का सामना कर रहे हैं ये देश। तो जल की कमी है तो क्या ये रबड़ उत्पादन हो पाएगा? क्या, कहां से होगा? पहला प्रश्न तो यहीं से लिंक हो गया, आप सोचिए। दूसरा, आप मुझे बताइए कि अगर बहुत व्यापक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन पर जल स्तर बढ़ता है, तो क्या समुद्री जल जो है वो खेती के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा? तो अगर वो प्रवेश करेगा तो इससे क्या होगा कि जो कृषि उत्पाद्य खाद्य, जो कृषि के लिए कृषि योग्य जो भूमि है, तो वो बंजर में तब्दील होगी कि नहीं होगी ना। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो आप इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख सकते हैं। चक्रवात बहुत आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप वगैरह, इन क्षेत्रों में एक बेल्ट बनी हुई है, आपको पता होगा, बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर। तो ये सब रीजन आप देखेंगे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जल स्तर बढ़ता है तब भी अच्छी चीज नहीं है, जल की कमी होती है तब भी अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों के सामने ही मैं सारे रीजन निकाल के रख दे रहा हूं ताकि आप उस डायरेक्शन में सोच सकें। जल्दी से अगला प्रश्न देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि और स्थल संधि के महत्व का। कितने आसान प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं ना, आसान प्रश्न है कि नहीं? अब आपको ये तो पता होगा कि जल संधि क्या होता है, स्थल संधि क्या होता है, आइडिया है थोड़ा सा? जल्दी से बता देता हूं आपको।
दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा समुद्र है और ये बहुत बड़ा समुद्र है, इसको जोड़ने वाली एक पतली सी वाटर बॉडी, जल होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये है जल संधि, आप इसको समझ लीजिए। दो बड़े स्थल खंडों को जैसे भारत और श्रीलंका है नीचे से, उनको जोड़ने वाली स्थल की एक बाउंड्री, ठीक है, ये यहाँ पर स्थल है, ये जो संधि है इसको बुलाया जाता है स्थल संधि। तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, यहाँ पर बड़े जल निकाय थे, यहाँ पर स्थल खंड है, ये जल की पट्टी है कोई, और ये इस तरह की चीज है, ठीक है, कई सारी हैं जल संधि और स्थल संधि, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये पाक स्ट्रेट बोलते हैं ना इसको, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। किसको किसको जोड़ रही है? ये अरब सागर को बड़ा जल निकाय है, अरब सागर को और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली कौन सी संधि है? पाक जल संधि। जल संधि का मतलब दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली जल की पतली परत, जल की और स्थल की, जो बड़े जल स्थल को जोड़ती है। ये तो आपने लोगों ने इसका समझ लिया, इसका महत्व क्या है जल्दी से बताएं। बिल्कुल आसानी है ना, इसको आप सोचिए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये भारत है, ये श्रीलंका है, अब मान लीजिए ये लोग जुड़े होते, ये स्थल संधि, यहाँ पर जल संधि ना होती, मान लीजिए कहाँ से, भारत को यहाँ से इस तरफ जाना पड़ता है ना, यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से होके, या कोई भी अगर यहाँ से जहाँ जा रहा है उसको यहाँ से होके, अगर जा सकता था वो यहाँ से, पर उसको यहाँ से होके जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर बेनिफिट कर दिया कि नहीं, फायदा हो गया ना, कि हम सीधा यहाँ से भी तो जहाज लेके जा सकते हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज कहीं जा रहे हैं, हमारा कोई वाहन जा रहा है, वायुयान का कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी जा रही है, जैसे मान लीजिए जो आपकी जल सेना है उसके जो भी है, नौवहन का जो भी कार्य है वो यहाँ से किया जा सकता है ना। उसी तरह से स्थल संधि, मान लीजिए आपने जुड़ गई, दो बड़े जो स्थल खंड हैं उनको जोड़ने वाली स्थल खंड, या वो नहीं हो बीच में से, तो कितनी दिक्कत हो जाए वो, है ना, आपस में जुड़ाव होगा क्या, इसका बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर इनका दो जल के निकाय और दो स्थल के निकायों में जोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निकल के आती है। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको दो चार पॉइंट और भी निकालेंगे तो निकल आएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। अब ये भी बिल्कुल आप लोग ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, पहली परत है ये वायुमंडल की, क्षोभ मंडल। सबसे पहले तो इसका दायरा बताएंगे यूपीएससी को कि कहाँ तक है ये। लगभग ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा ये बताइए कि सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। मौसमी घटनाएं मतलब बादलों का बनना, बादलों का बनना, बिजली गिरना, ठीक है, जितना भी बादलों का निर्माण, वर्षा का होना, ये सब चीजें क्या हैं, इसी में हो रही हैं, इसी क्षोभ मंडल की घटना में। इसलिए आपको पता होगा मौसमी घटनाएं ज्यादा होने की वजह से जो वायुयान है हमारे, वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, ताकि यहाँ पर, और संताप मंडल मौसमी घटनाओं से थोड़ा स्थिर होता है, यहाँ पर ये चीजें नहीं होती, यहाँ पर शुष्क वायु होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा, जलवाष्प, बहुत ज्यादा जलवाष्प का निर्माण भी यहीं पर होता है, आप इसको भी नोट करेंगे, जलवाष्प का निर्माण भी इसी के अंदर होता है। तो ऐसी स्थिति, ये सब चीजें वहां पर नहीं होती हैं, समताप मंडल में कम होता है, बादलों का निर्माण नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं, इसलिए वहां पर, और ओजोन की उपस्थिति भी होती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर स्थिरता ज्यादा होती है, तापमान कम होता है, चला जाता है। इसमें ये भी बताएंगे क्षोभ मंडल में कि 1 डिग्री पर जाने पर, मतलब आप मानिए कि लगभग 160 मीटर, 165 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट होती है, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है। क्यों होती है समताप मंडल में? क्योंकि ओजोन की उपस्थिति है, इसलिए तापमान बढ़ने लगता है। ये कुछ बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे, फिर बताएंगे कि मौसमी घटनाएं यहीं पर ही होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की इंपॉर्टेंस आप लोग अच्छे से बता देंगे। अब आगे आते हैं, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर पंथ की विवेचना कीजिए, विशेषता का विवेचना कीजिए। जल्दी समझते हैं, धर्म और पंथ। देखिए, जाति और क्षेत्र तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कास्ट है, और क्षेत्र जो है आपको पता है रीजन है। तो ये तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। क्षेत्रवाद हम लोग कहते हैं ना, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद अब जो भारत में बहुत तेजी से प्रखर हो रहा है,
कई बार हम लोगों ने इस बारे में बात की है। आप ये चीज़ समझिए, अच्छी चीज़ जो है ये समझिए, जो यूपीएससी का फोकस है। देखिए धर्म भारत में ना नैतिक दायित्व से जोड़कर देखा जाता है। जनरली जब धर्म की उत्पत्ति हुई थी ना, तो इसका मतलब पता क्या था, नैतिक दायित्व क्या है, दायित्व ड्यूटी की बात कर रहा है ये, और ये किसी रास्ते की बात कर रहा है कि मुक्ति के रास्ते पर किस पंथ पर चलना चाहिए। मान लीजिए मुक्ति का रास्ता, ठीक है, तो नैतिक दायित्व की बात करता है। नैतिक दायित्व मतलब हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सत्य का पालन करना है, ठीक है, अहिंसा रखनी है, ये सब क्या है, धर्म था, ये मतलब था धर्म का बेसिकली। आज हम लोगों ने अलग डायरेक्शन में ले लिया है। रिलीजन वर्ड की जब उत्पत्ति हुई ना अंग्रेजों के दौरान, तब उसको उन्होंने धर्म से जोड़ के देख लिया, प्रॉपर रिलीजन को धर्म से जोड़ के देख लिया। और पंथ जो था, रास्ता पहले इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पंथ वो होता है कि जो रास्ता, जो मान लीजिए जैसे बोला जाता है कबीर पंथी, ठीक है, नानक पंथी, ये क्या मतलब है, कबीर के बताए मार्ग पर चलकर मुक्ति के रास्ते तक पहुंचने का एक मार्ग है ना। इसी तरह से गुरु नानक देव जी को जोड़कर भी देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में एक बात बताइए, धर्म और पंथ में डिफरेंस पता लगा आपको, है ना। कुछ लोग हैं जिनका एक ग्रुप है, वो किसी एक विचारधारा को फॉलो करता है, उसको पंथ बोला जाता है। भारत में ना बोला जाता है, वर्ड जो है संविधान में पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। धर्म निरपेक्षता हम लोग यूज करते हैं, बट संविधान में पंथ निरपेक्षता लिखा गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब पता है क्या होता है, सरकार किसी एक धर्म को पालन नहीं करेगी, किसी धर्म को सरकार प्रखर नहीं देगी, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जब जरूरत पड़ेगी कि धर्म की वजह से कुछ गलत हो रहा है, तब सरकार इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, निष्पक्ष रहेगी सरकार, किसी एक पंथ धर्म को वो नहीं देगी, प्रायोरिटी नहीं देगी। तो पंथ में अब आप एक बताइए, पंथ की विशेषताएं हैं, तो आप सोचिए, मैंने बात की ना, एक रास्ते की बात कर रहा है, ये धर्म से डिफरेंस है ना। पंथ को अब प्रॉपर जोड़ दिया गया है धर्म से, इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात जो है वो की जाती है पंथ निरपेक्षता को जोड़कर, है ना। तो कहीं ना कहीं पर आपको चीजें समझनी, सबसे पहले तो देखिए इन लोगों का इसका मीनिंग पता होगा, तभी तो आप बता पाएंगे ना पंथ की विशेषताएं क्या है। जब तक मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तब तक क्या, बहुत सारे बच्चे इस बार मेंस में ऐसे होंगे जिनको प्रश्न समझने में दिक्कत हुई होगी, और ये हर बार यूपीएससी में होता है। क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। देखिए तीनों विशेषताएं तो यूपीएससी ने खुद ही दे दी, सहिष्णुता, सम्मिलन, बहुलता, ऑब्वियसली ये तीनों ही करते हैं। देखिए भारत में एक चीज मुझे बताइए कि भारत में सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, मान लीजिए, है ना। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई जाती है, सहिष्णुता, टॉलरेंस, शुरू से रही है। कैसे, आप देखिए ना, शक, कुषाण, पार्थियन, ये लोग आए थे भारत में पहली शताब्दी में, सबको अपना लिया, हिंदू धर्म ने अपना लिया, ठीक है। बहुत बार भारत पर आक्रमण हुए, भारत ने सम्मिश्रण को अपनाया, ठीक है ना। समावेशीकरण भारत में लगातार एक प्रक्रिया रही है। यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, इस वर्ड को समझ लीजिएगा, समावेशीकरण की, जो लोग आते गए हम उनको अपने आप में समाते चले गए। तो सहिष्णुता तो देखो सबसे पहली प्राथमिकता हो गई भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेके, सबसे पहली चीज हमें सहिष्णु होना चाहिए। आप सोचिए यूपीएससी प्रश्न क्यों पूछ रहा है, ये समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है ना, असहिष्णुता बढ़ रही है। देखेंगे किस तरह से, आपने देखा होगा धर्म के नाम पर चीजें भी भारतीय समाज में चल रही हैं, थोड़ा कट्टरतावाद का फैलाव भी देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में, और जो सम्मिलन है आपस में मिलन, मैंने बात कर दी ना समावेशीकरण की भी, समावेशीकरण हुआ है ना, शक, कुषाण, पाषाण, फिर मुस्लिम आए तो भी भारत में उनको, तुर्कों को भी अपना लिया गया। कितने जब भी आक्रमण भारत से बाहर से हुए, तब तब भारत ने धर्म, भारतीय धर्म ने उनको अपना लिया। पहली चीज आप समझिए। बहुलता क्या है, शुरू से रहे ना सभी धर्म, कौन से, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ठीक है ना, पारसी, ये भारत में इतिहास रहा है इनका, साथ साथ बढ़ने का, साथ साथ विकास करने का। एक तरफ बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था, तो हिंदू धर्म ऐसा नहीं है खत्म हो गया था, वो चल ही रहा था। जैन धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। ये क्या है, बहुलतावादी तो है। अच्छा लगता है एक चीज, जनरली मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में, आप समझिएगा, एक कोई गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ एक तरह के फूल रखे हुए हैं, एक तरह के फूल रखे हुए हैं। एक गुलदस्ता कोई ऐसा है जिसके अंदर कई डिफरेंट कलर के फूल रखे हुए हैं। मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। मान लीजिए इसमें कुछ फूल ऐसे हैं, है ना, कुछ फूल इसमें ऐसे हैं,
है ना, कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये या ये? सोच के देखिएगा, ये जो बेहतर लगेगा ना, यही बहुलतावाद है भारत में, यही बहुलतावाद है। सब धर्मों का एक साथ टिके रहना, सब धर्मों का एक साथ सरवाइव करना, यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत की खूबसूरती क्या है? क्या पश्चिम के देश भारत को किस चीज पर बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ है? कि इतने सारे धर्म, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी ये आपस में सब लोग मिलकर रहते हैं। 75 साल हो गए देश को, एक दो दंगों को छोड़ दे तो भारत में व्यापक पैमाने पर हिंसा नहीं हुई है। इतना हम लोगों ने स्थिरता को अपनाया है, इतनी हमारी संस्कृतियां आपस में मिल गई हैं, इतना हम लोगों का खान पान, वेशभूषा, सामाजिक परंपराएं, धर्म, इतना कुछ हमारा आपस में मिल गया है। ऐसी स्थिति में क्या भारत को तोड़ कर देखा जा सकता है? क्या अलग अलग देखा जा सकता है? नहीं। तो ऑब्वियस ही ना, ये तीनों ही विशेषताएं हुई कि नहीं हुई? सहिष्णुता, सम्मिलन, बहुलता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप का निर्माण करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल आप लोग कर सकते हैं। बहुत तोड़ के रख दिया मैंने इन सब प्रश्नों को आपके सामने, तो आपको इसी माइंड डायरेक्शन में काम करना है। 20वां प्रश्न देखेंगे, अंतिम प्रश्न है, जल्दी से देख के इसको खत्म करते हैं। अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में, पहले तो इसको तो यहाँ पर अलग कर लेंगे। अपर्याप्त संसाधन है अब दुनिया में। भूमंडलीकरण एवं नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। कितने बेहतरीन प्रश्न बना रहा है यूपीएससी, समझिए इस चीज को। एक तो अपर्याप्त संसाधन है, कैसे? ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए, जो हमारे पास कोयला था किसी भी कंट्री के पास, कम हो रहा है कि नहीं, है ना? पेट्रोल था, कम हो रहा है कि नहीं? ये सब संसाधन कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना? लगातार आप देखेंगे स्टील उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। जो भी एक रिसोर्स है ना, जिसको बोलते हैं ना खत्म होने वाले संसाधन, जिसको बोलते हैं परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत जो है ये खत्म हो जाएंगे। जितना भी है रिसोर्सेज ये कम हो रहे हैं, जिसका जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, इनकी कमी होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में भूमंडलीकरण और नई तकनीक भारत के संबंध में, बताइए, ग्लोबलाइजेशन तो आप समझ गए ना, जब से भारत में ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, नई नई तकनीकें आई हैं भारत में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर देखिए भारत में किस तरह से चल रहा है। आप सोचिए, वर्क फ्रॉम होम की हम लोगों ने अभी बात की थी, उसके अलावा आप देखिए किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है भारत में विकसित हो रहे हैं, डिजिटलीकरण किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इन तकनीकों के माध्यम से भारत का रिश्ता कैसा है? फोकस पता क्या है यूपीएससी का? फोकस इस प्रश्न में ये है कि हमें भी फोकस करना होगा तकनीक पे। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जितना ज़्यादा हम तकनीकों का इस्तेमाल करके संसाधनों का दोहन करें, ठीक है, संसाधनों पर हमारा थोड़ा सा प्रभाव, दबाव हम कम करें और तकनीक का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करें, है ना? तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल ले लीजिए, समझिए इसको, कोयला है, कोयला से ऊर्जा इस्तेमाल करने के लिए आपका मतलब ये है कि आप संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बट अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करें, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल करें, ठीक है, बायोगैस का इस्तेमाल करें, तो क्या ये बेहतर रिश्ता नहीं बनाता भारत का? समझिए इस चीज़ को, क्या ये बेहतर रिश्ता नहीं बनाएगा? इससे हमारा क्या होगा? एक तो हम जो संसाधनों का दोहन कर रहे थे, वो दोहन में कमी आएगी, दूसरा क्या होगा? हमारे पास ये संसाधन बचे रहेंगे लंबे समय तक। तीसरा, ये ऐसे संसाधन है जो खत्म नहीं होंगे, आगे हमें कमी नहीं होगी। सौर ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या? अभी तो नहीं होने वाली, आज से कई हजार साल, करोड़ों सालों बाद हो सकता है खत्म हो जाए सूरज, लेकिन अभी तो हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में है, तो इसको हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हैं आप यूपीएससी को ही, ठीक है, कोयला और तकनीक का किस तरह से आप रिलेशन बता सकते हैं। मुझे लगता है चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। आपको क्या करना है, जल्दी से 1-2 मिनट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, कल्चर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये आप जितना प्रीलिम्स में तैयार करने हैं उस पर फोकस करते रहिए बस। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपका जो नज़रिया है ना, वो आपको बड़े बड़े चेंजेस पे देखना है कि भाई 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे और बहुत अच्छे से किसी दिन जैसे क्लासेस चलेंगी तो आप लोग पढ़ भी पाओगे। ये चीज़ें समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ज्योग्राफी में आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता चला जा रहा है ना? फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे गए हैं। फिर आप सोचिए, और कुछ ना स्पेसिफिक टॉपिक हैं यूपीएससी के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, महासागरीय धाराएं, बार बार प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, तो हमने भी तो इन पर फोकस करना चाहिए ना, हमें भी इन पर फोकस करना चाहिए कि नहीं, है ना? तो हमें थोड़ा सा ज्योग्राफी को लेकर अच्छे से, अच्छा करना कैसे है इसको, जैसे मान लो मैंने बोला ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए, उन टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए। अब जब ऐसे मान लीजिए आप वायुमंडल जब पढ़ेंगे, वायुमंडल जब पढ़ते होंगे कहीं भी चाहे प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, क्षोमंडल तो पढ़ते ही होंगे ना, वही तो पूछ लिया यूपीएससी ने, अलग से क्या पूछा। जब ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते ही होंगे। बात ये है कि अब एग्जामिनेशन में पेपर में हम लोग इसको रिकॉल कर पाएँ, वो तब हो पाएगा जब प्रॉपर रिवीजन करोगे आप, कुछ टॉपिक चुनोगे, उसके नोट्स बनाओगे, फिर उनका प्रॉपर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे ना, तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगता है GS1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इस पेपर की भी PDF मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़िए। एक डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दे दी है, अब आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर दीजिए, यूटिलाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।